हेलो एवरीवन। उम्मीद करते हैं सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज फिर आपके सामने लेक्चर सेकंड के साथ हम हाजिर हैं। कल हमने लेक्चर 1 कंप्लीट किया था। आपको पता है कि हम ये जो मुहिम चला रहे हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन के लिए जो वैकेंसी आती है उसके लिए है। एक लेक्चर हमने कल ख़त्म कर दिया, लेक्चर 2 है। हमने कल देखा था कि 1857 की क्रांति, उसके बाद कांग्रेस का फॉर्मेशन, कांग्रेस के महत्वपूर्ण बैठकें। अब हम शुरू करेंगे कांग्रेस के फॉर्मेशन के बाद राष्ट्रीय आंदोलन कैसे आगे बढ़ा। मेन जो राष्ट्रीय आंदोलन है, जो यूनिट थर्ड में फर्स्ट जो टॉपिक है वो इसी पे है। तो अब हम इस पे थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए, कांग्रेस का फॉर्मेशन 1885 में हुआ, आप लोग जानते हैं, कल मैंने बताया भी था इसके बारे में आपको। तो 1885 से 1905 के बीच का जो पीरियड है, टोटल 1905 के बीच का जो पीरियड है, उसमें कांग्रेस में जो वर्चस्व था वो उदारवादी विचारधारा के नेताओं का था। इसलिए इस पीरियड को 1885 से 1805 के पीरियड को उदारवादी चरण कहा जाता है। उदारवादी क्यों कहा जाता है, हमने आपको बताया, क्योंकि इस काल में कांग्रेस का नेतृत्व उदारवादी या नरमदली इन्वेस्टमेंट है, ये नरमदली विचार वाले नेताओं के हाथ में था। इसलिए इसको कांग्रेस का उदारवादी चरण कहा जाता है। ठीक है, तो चूंकि ये उदारवादी चरण था, तो अब देखते हैं कि कौन कौन से मुख्य लीडर थे इस उदारवादी चरण में। सबसे महत्वपूर्ण जो लीडर थे वो थे दादा भाई नेहरूजी, मुंबई के फिरोज शाह मेहता, दीनसा वाचा, WC बनर्जी, रास बिहारी घोष, RC दत्त, बदरुद्दीन तैयब जी, गोपाल कृष्ण गोखले, आनंद चार्लू तथा पंडित मदन मोहन मालवीय इत्यादि लोग थे जो उदारवादी विचारधारा से संबंध रखते थे और उदारवादी विचार से आगे बढ़ रहे थे। ठीक, देख लिया आपने, दादा भाई नेहरूजी, फिरोज शाह मेहता, दीनसा वाचा एटसेट्रा, ये लोग उदारवादी विचारधारा के थे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इनका उपागम क्या था, इनकी जो रणनीति थी वो क्या थी राष्ट्रीय आंदोलन को लेकर के। तो इनका उपागम जो था वो संवैधानिक याचिका, लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन, अनुनय विनय, प्रार्थना पत्र तथा ध्यानाकर्षण इत्यादि माध्यमों का प्रयोग करके ब्रिटिश सरकार को यहाँ की समस्याओं के प्रति आकर्षित करना इनका उपागम था। संवैधानिक याचिका मतलब हम संविधान के माध्यम से ही, संवैधानिक तरीके से ही परिवर्तन चाहते हैं। लोकतांत्रिक तरीके का मतलब आपसी सहमति से, बिना किसी हिंसा के हम परिवर्तन चाहते हैं। अनुनय विनय का मतलब ब्रिटिश सरकार को अपने मुद्दों के प्रति उनको समझाना बुझाना, और प्रार्थना ध्यानाकर्षण के मतलब कोई अगर मुद्दा बहुत ज्वलनशील है तो उसके प्रति प्रार्थना पत्र के माध्यम से ध्यानाकर्षण करना इत्यादि इनके उपागम थे। इनका जो प्रमुख उद्देश्य था उस समय वह यह था कि भारतीय जनता के बीच राजनीतिक जागृति को बढ़ाया जाए, क्योंकि पता ही है भारतीय जनता राजनीतिक जागृति के प्रति बहुत ज़्यादा सजग नहीं थी। इसलिए इनको राजनीतिक शिक्षा देना जनता को बहुत ज़रूरी था। इसलिए इन लोगों ने सोचा कि पहले भारतीय जनता के में राजनीतिक जागृति को बढ़ाया जाए। दूसरा इनका उद्देश्य था ब्रिटिश जनमत को भारत की स्वतंत्रता के पक्ष में तैयार करना, मतलब अपने अनुनय विनय और संवैधानिक याचिका के माध्यम से पूरे ब्रिटिश जनमत को भारत की स्वतंत्रता के पक्ष में तैयार करना था। तो उपागम और उद्देश्य देख चुके हैं। अब देखते हैं कि इन्होंने 1885 से 1905 के बीच जो उदारवादियों का चरण माना जाता है, उस बीच में कौन कौन से ऐसे काम किए जिसकी वजह से इनकी उपलब्धियां कही जा सकती हैं। तो सबसे पहली उपलब्धि इनकी मानी जाती है आर्थिक नीति की आलोचना, यानी कि ब्रिटिश सरकार की जो उसमें आर्थिक नीति थी उसका आलोचना करते थे। मसलन नौकरशाही के अपव्यय में, नौकरशाही के शान शौकत के अपव्यय में, सेना के अपव्यय में तथा बेतहाशा विलासितापूर्ण जीवन की नीतियों को इन्होंने उजागर किया। इसी दरमियान आप देखेंगे कि एक नई थियरी आती है, ब्रेन ड्रेन थियरी, जो दादा भाई नेहरूजी लेकर के आते हैं। ठीक, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया आप पढ़े होंगे। इन्होंने इसमें पूरी धज्जियाँ उड़ा दी हैं कि भारत से किस तरीके के धन यहाँ से बाहर जा रहे हैं और भारत को इसके बदले कुछ नहीं मिल रहा है। इसी में RC दत्त, रोमेश चंद्र दत्त हैं, उन्होंने एक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया भी लिखी है। इन दोनों किताबों के माध्यम से इन्होंने भारत की आर्थिक नीतियों को उजागर किया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट किस तरह से भारत का आर्थिक शोषण कर रही है। पहली उपलब्धि इनकी ये थी और सबसे इम्पोर्टेंट उपलब्धि में से एक मानी जाती है।
दूसरी उपलब्धि है कि संवैधानिक तथा प्रशासनिक सुधार जैसे व्यवस्थापिका में भारतीयों एवं स्थानीय शासन का प्रतिनिधित्व बढ़ाने पे भी इन्होंने बहुत ज़्यादा उपलब्धि हासिल की थी। बहुत ज़्यादा तो नहीं था, लेकिन 1892 के अधिनियम में जब आप पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि भारतीयों को कुछ हद तक व्यवस्थापिका में पहले की अपेक्षा ज़्यादा प्रतिनिधित्व दिया गया था। तो इनकी दो प्रमुख उपलब्धि ये मानी जाती है, और भारतीयों को राजनीतिक रूप से जागरूक करने में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। लोगों के अंदर अपने राष्ट्र, अपने स्वतंत्रता के प्रति जागरूकता बढ़ी। तो ये कुछ इनकी महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ थीं। 1905 में आपको पता है, हम बताए हैं 1885 से 1905 उदारवादी चरण है, इसमें उदारवादियों का प्रभाव रहता है। लेकिन 1905 से 1909 का जो पीरियड है, हम जो पढ़ेंगे, जो वास्तविक राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में जाना जाता है, यह 1905 से 1909 के बीच का चरण बहुत ही महत्वपूर्ण है भारतीय इतिहास, आधुनिक भारत के इतिहास के दृष्टिकोण से। यह चरण उग्र राष्ट्रवाद के चरण के रूप में जाना जाता है। उग्र राष्ट्रवाद का मतलब यहाँ है एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप, यानी कि अपने मांगों को लेकर के कुछ हद तक हिंसात्मक होने की प्रवृत्ति रखने वाले लोग, या संवैधानिक जो तरीके थे, उपागम थे उदारवादियों से, उससे कुछ आगे बढ़ कर के अपनी मांगों को रखना। राष्ट्रवाद, उग्र राष्ट्रवाद के प्रमुख इसके लक्षण थे। ठीक है, इसकी उत्पत्ति के कारण हम देखते हैं कि उग्र राष्ट्रवाद आखिर क्यों आया। उदारवादी तो चल ही रहे थे, लेकिन उग्र राष्ट्रवाद की क्या जरूरत पड़ी। तो सबसे पहले जो इसका कारण बताया जाता है वो उदारवादी द्वारा अपनाई जाने वाली अनुनय विनय की नीति का कोई प्रभाव ब्रिटिश गवर्नमेंट पर नहीं पड़ा, ये सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो कांग्रेस में ही एक ऐसा धड़ा था जो ये अनुनय विनय की नीति से बहुत खुश नहीं था, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट पर इसका बहुत प्रभाव नहीं पड़ रहा था। दूसरा कारण इसका कहा जाता है कि संवैधानिक साधनों से विश्वास उठ जाना इनका, क्योंकि इन दल के लोगों का मानना था कि कांग्रेस का उद्देश्य क्या है, स्वराज होना चाहिए, और इनका उदारवादियों का उद्देश्य क्या था, स्वशासन था। स्वशासन कैसा, कॉमनवेल्थ या ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत ही हमको शासन दिया जाए। लेकिन इनका क्या था उद्देश्य कि हमको स्वराज चाहिए, कंप्लीट फ्रीडम चाहिए। ये इनकी उत्पत्ति के कारण थे दो। और तीसरा देखते हैं, अंग्रेज के राजकीय रूप, ये देखिए राजकीय रूप की सही पहचान इनको हो गई थी, क्योंकि उस समय 1896 से 1900 के बीच भारत में बहुत बड़ा दुर्भिक्ष पड़ा था। उस दुर्भिक्ष में कांग्रेस ने पूरी तरह से कोशिश की कि इस दुर्भिक्ष पे ब्रिटिश गवर्नमेंट थोड़ा संवेदनशील बने, लेकिन संवेदनहीन सरकार थी। किसी भी प्रकार का कोई कंक्रीट स्टेप नहीं लिया गया, और हजारों लाखों लोग इस दुर्भिक्ष के शिकार हुए थे। इसलिए जो उदारवादी दल था उसकी नीतियों से उग्रवादी दल बहुत ज़्यादा आहत हुआ, क्योंकि उससे कुछ हासिल नहीं हुआ था। इसलिए भी ये लोग एक नई रणनीति के साथ आगे बढ़ना चाहते थे। ठीक है, अब उग्रवादी दल के नेता की बात कर लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण नेता कौन कौन थे। सबसे महत्वपूर्ण थे राजनारायण बोस, अश्विनी कुमार दत्त, अरविंद घोष, बिपिन चंद्र पाल, विष्णु शास्त्री जाम्बेकर, ये महाराष्ट्र के प्रमुख नेता थे। चिपळूणकर थे, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय। ठीक है, इतने लोग थे जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप या उग्रवादी दल का नेतृत्व कर रहे थे। ये हुआ। अब देख लीजिए 1905 के आसपास बागडोर प्रभुत्व किसका है, उग्रवादी दल का। देखिए एक चीज़ आप ध्यान रखना है आपको कि हम जो सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं मेंस के दृष्टिकोण से डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ऑप्शंस आएंगे उसको आपको टिक करना होगा। तो ऑप्शंस आने के कुछ तरीके होते हैं, दायरे होते हैं। तो हम आपको वही टॉपिक डिस्कस करेंगे जहाँ से बहुविकल्पी प्रश्न उठते हैं और जहाँ पे क्वेश्चंस आने की ज़्यादा संभावना है। ठीक है, तो अब हमारे पढ़ने का तरीका भी एलेबोरेटिव होगा, जहाँ तक आपकी समझ विकसित हो जाए। लेकिन इतना नहीं होगा कि मेंस के दृष्टिकोण से पढ़ा रहे हैं, हम आपको ऑप्शनल क्वेश्चन के दृष्टिकोण से पढ़ाएंगे। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक टच करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप हमने देख लिया, इसके नेता और इसके उदय के पृष्ठभूमि। अब देखते हैं स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन क्या था। ठीक, स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में प्रारंभ किया गया था। ठीक, अब जानते हैं थोड़ा बंगाल विभाजन की पृष्ठभूमि। दिसंबर 1903, ये गलत है, ध्यान दीजिएगा, दिसंबर 1903 है। दिसंबर 1903 में ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन की सार्वजनिक घोषणा की और उसके एक कारण बताया। क्या कारण बताया? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि हम बंगाल का विभाजन इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि बंगाल की आबादी बहुत ज़्यादा हो गई है। ठीक, और हमें प्रशासन करने में दिक्कत हो रही है। ठीक, जिसकी वजह से प्रशासन संभव नहीं हो पा रहा है।
ठीक है, कुछ हद तक ये ठीक था कि लंबी जब ज़्यादा आबादी होती है तो एक ही प्रशासन उसको संभाल नहीं पाता है, इसलिए उसका डिसेंट्रलाइजेशन किया जाता है। ये तो था सरकार का तर्क, लेकिन इसके पीछे जो वास्तविक मंशा थी ब्रिटिश सरकार की वो ये थी कि चूंकि बंगाल भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रमुख केंद्र था। आप देखेंगे शुरू से ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रमुख केंद्र क्या रहा है? पश्चिम बंगाल रहा है, ओवरऑल बंगाल रहा, अभी वर्तमान में पश्चिम बंगाल है। तो बंगाल प्रमुख केंद्र था राष्ट्रीय आंदोलन का। अतः ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि इसको तोड़ दिया जाए, क्योंकि बंगाल एक था तो बंगाल को तोड़ने के लिए बंगाल का विभाजन जरूरी था। इसलिए इसका वास्तविक कारण यही था कि बंगाल को ब्रिटिश सरकार पूरी तरह से तोड़ना चाहती थी, जो कि राष्ट्रीय आंदोलन का प्रमुख केंद्र था। ये पहला हो गया, ठीक। और ये राष्ट्रीय आंदोलन का जो प्रमुख केंद्र था, इसको तोड़ने के लिए उसने विस्तृत 2 योजना बनाई थी। पहली योजना तो ये थी ब्रिटिश सरकार की कि बंगाल को भाषा के आधार पर विभाजित कर दिया जाए। जैसे बंगाल का जब विभाजन होता तो पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल 2 विभाजित होता, ठीक है। तो बंगाल में बंगाली बोलने वाले ही अल्पसंख्यक हो गए, क्योंकि पहले ओवरऑल जब एक बंगाल होता था तो ऐसा नहीं होता था कि कौन भाषा क्या बोल रहा है। लेकिन जब विभाजन होगा तो पश्चिम बंगाल में और पूर्वी बंगाल में विभाजन होगा। पूर्वी बंगाल में ज़्यादातर क्या लोग हैं? बंगाली बोलते हैं। तो चूंकि अब वहाँ पे बंगाली लोग बोलने वाले तो हैं, लेकिन ज़्यादातर उड़िया, भोजपुरी, हिंदी भी बोलने वाले थे, इसलिए उनको भाषा के आधार पर भी अलग कर दिया गया। यानी कि बंगाली बोलने वाले अब बंगाल में ही अल्पसंख्यक हो गए। पहला तो ये मंशा थी। दूसरी मंशा थी धर्म के आधार पर विभाजित कर देना। देखिए, पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल 2 में विभाजन हुआ। पश्चिम बंगाल में हिंदू बहुसंख्यक थे, ठीक है, जबकि पूर्वी बंगाल में मुस्लिम बहुसंख्यक थे। इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि अंग्रेजों की मंशा क्या है? डिवाइड एंड रूल की, बंगाल को 2 भागों में तोड़ने की थी, भाषा के आधार पर और धर्म के आधार पर। ये तो इसकी वास्तविक बनता थी, लेकिन उन्होंने बताया चूंकि जनसंख्या ज़्यादा है इसलिए हमको शासन करने में दिक्कत हो रही है, ठीक। एक चीज़ आपको ध्यान देना है, जिस समय बंगाल विभाजन शुरू हो रहा है उस समय भारत का जो वायसराय है वो लॉर्ड कर्जन है। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ देता है, तो लॉर्ड कर्जन वायसराय हैं भारत के बंगाल में विभाजन के समय, ठीक। ये हमने पृष्ठभूमि देखी, क्या कारण थे। अब हम देखते हैं कि बंगाल के विभाजन की औपचारिक घोषणा जुलाई 1905 में ब्रिटिश सरकार द्वारा कर दी गई और इसको लागू करने की जो तिथि रखी गई वो 16 अक्टूबर 1905 16 अक्टूबर को रखी गई। ये मार्च गलत हो गया है। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन को विधिवत रूप से फॉर्मल तरीके से उसको इनैक्ट कर दिया गया, लागू कर दिया गया। अब आपको पता है बंगाल को तोड़ने की साजिश कर ब्रिटिश गवर्नमेंट कर रही है, तो तत्कालीन भारत के बुद्धिजीवी को पता चल गया था कि ब्रिटिश सरकार की मंशा क्या है। तो इस बंगाल विभाजन की प्रतिक्रिया हुई, ठीक। उस प्रतिक्रिया का शुभारंभ 7 अगस्त 1905 यानी कि अक्टूबर में देखिए लागू होगा, लेकिन उसके पहले ही 2 महीने 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल में कांग्रेस की बैठक होती है और उसमें स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की जाती है, ठीक। अब देखिए बंगाल विभाजन की प्रतिक्रिया क्या है, स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन। इसमें होता क्या है, ठीक। स्वदेशी और बहिष्कार का मतलब सीधा सीधा आप जान लीजिए छोटे में। स्वदेशी का मतलब हम विदेशी से बने वस्तुओं को इस्तेमाल नहीं करेंगे, जो फिलहाल आपको अभी देखा था चाइना और भारत के बीच में टकरा हुआ था, तो भारत ने, मोदी जी ने लोकल फॉर वोकल की घोषणा की थी। उसी तरीके से उस समय जब ऐसी बंगाल का विभाजन किया गया तो ये कहा गया कि हम विदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं करेंगे, स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करेंगे तथा जो विदेशी वस्तुएं हैं उसका हम बहिष्कार करेंगे। और इसी को स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन कहा गया। कई जगहों पे विदेशी कपड़ों की होलियां जलाई गईं, कई जगहों पे ताड़ई, शराब इत्यादि जो बाहरी विदेश की कपड़ों की दुकानें थी उस पर धरना दिया जाता था। काफ़ी तेज़ी गति से बहिष्कार आंदोलन आगे बढ़ रहा था। देखेंगे कि पुणे में तिलक, पंजाब में लाला लाजपत राय, दिल्ली में सैयद रजा तथा मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई ने बहिष्कार आंदोलन का नेतृत्व किया था। ये बारीकी आपको ध्यान रखना, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है। तो पुणे में पता ही है, पुणे तो बाल गंगाधर तिलक की पूरी कर्मभूमि थी। लाला लाजपत राय पंजाब से संबंध रखते थे। दिल्ली में सैयद हैदर राजा थे। मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई थे। इन्होंने जो बहिष्कार या बाइकॉट मूवमेंट था उसको लीड किया था, ठीक। अब क्या होता है, स्वदेशी आंदोलन अपने चरम पे है, हर जगह पर धरना प्रदर्शन सब चल रहा है पूरे बंगाल में और लगभग पूरे भारत में। लेकिन उसी बीच में कांग्रेस में एक मतभेद पैदा हो जाता है। मतभेद किस चीज़ को लेकर के है, अब देखते हैं इसको। जो उदारवादी ग्रुप, जिसे मॉडरेट ग्रुप भी कहा जाता था, वो स्वदेशी आंदोलन का प्रसार केवल बंगाल तक ही सीमित रखना चाहता था। आपको पता है इस समय तक 2 धड़े आ चुके हैं, उग्रवादी दल और उदारवादी दल। एक नरम दल है, एक गर्म दल है। तो
उदारवादी दल इसे बंगाल तक सीमित रखना चाहता है क्योंकि उसकी पद्धति है संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से, अनुनय विनय से अपनी मांगों को रखना, और ये नहीं चाहते थे कि बंगाल के बाहर इसका प्रसार करके ब्रिटिश सरकार को और ज़्यादा गुस्से में डाल दिया जाए ताकि वो हमारे जो रही सही मांगे हैं उसको भी न माने। इसलिए वो चाहते थे कि इसका प्रसार बंगाल के बाहर ना हो। जबकि उग्रवादी समूह था जिसके नेता बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष इत्यादि लोग थे, वो चाहते थे कि यही अच्छा समय है कि ब्रिटिश सरकार पर दबाव बना के इसको पूरे भारत में लागू किया जाए, यानी कि स्वदेशी और बहिष्कार न सिर्फ बंगाल में बल्कि पूरे भारत तक इसको लागू कर दिया जाए। इसके अलावा उग्रवादी समूह यह भी चाहता था कि स्वदेशी के साथ साथ जो मूवमेंट है उसमें पूर्ण स्वतंत्रता का संघर्ष भी चलाना चाहिए। देखिए यही कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है दोनों धड़ों में। ये चाहते हैं पूर्ण स्वतंत्रता की बात की जाए और उदारवादी चाहते हैं कि अभी ये समय नहीं है, हमें डोमिनियन स्टेट्स की बात करनी चाहिए, स्वशासन की बात करनी चाहिए। ठीक, इसी दो मुद्दों को लेकर के उग्रवादी और उदारवादी दलों के बीच में मतभेद पैदा होता है। ठीक है, इसके बाद होता क्या है, उदारवादियों ने अपने नीति को आगे बढ़ाने के लिए एक अधिवेशन बुलाया और अधिवेशन में अपनी नीतियों को इन्होंने प्रस्ताव पारित किया कि हमको स्वशासन चाहिए, कि कौन, ब्रिटिश कॉलोनी के अंतर्गत, और आर्थिक कार्यक्रम की कुछ नीतियां भी इन्होंने पास की। लेकिन जो मतभेद था इन दोनों के बीच में, उपर्युक्त नीति मतलब उग्रवादी और उदारवादी दलों के बीच में जो मतभेद था उसको लेकर के 1907 के सूरत अधिवेशन में एक बड़ा परिवर्तन हुआ कांग्रेस में, और कांग्रेस देखेंगे आप आगे कि दो भागों में टूट जाती है। उग्रवादी दल अलग हो जाते हैं, उग्रवादी दल अलग हो जाते हैं, यानी कि 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन इन्हीं मुद्दों को लेकर के होता है। इसकी पृष्ठभूमि हम थोड़ा सा देखेंगे अभी। ठीक है, हुआ क्या कि ऐसा मतभेद तो था, लेकिन हुआ क्या था कि आपको पता है कि जो उदारवादी दल थे उनके अप्रोच से, उनके उपागम से आम लोग भी खुश नहीं थे। ठीक, इसी बीच में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन में उग्रवादी दल का वर्चस्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, क्योंकि इनके कार्यक्रम भले थोड़ा असंवैधानिक थे लेकिन बहुत लुभावने थे, तो आम लोग इसमें बहुत इंटरेस्ट लगने लगे। उनकी कार्यशैली इस जुझारू राष्ट्रवाद की थी। ठीक है, फाइट करने की उनकी जुझारू जो शक्ति थी उससे लोग बहुत आकर्षित हुए और कांग्रेस पे कहीं न कहीं उग्रवादी दल का वर्चस्व बढ़ता दिखने लगा। ठीक, इसीलिए नरमपंथियों और गर्मपंथियों के बीच में मतभेद और उभर कर सामने आ गए। ठीक, अब देखेंगे स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव क्या क्या पड़ा। स्वदेशी आंदोलन चल रहा है और उसका प्रभाव देखते हैं। इसी आंदोलन के तहत स्वयंसेवी संगठनों एवं समितियों का व्यापक स्तर पर गठन किया गया। जैसे बंगाल के वारिसाल में अश्विनी कुमार दत्त द्वारा स्वदेश बांधव समिति ध्यान रखना है, अश्विनी कुमार दत्त द्वारा वारिसाल में। दूसरा तिरुनेलवेली तमिलनाडु में एक जगह है, वीओ चिदम्बरम पिल्लई तथा सुब्रमण्यम शिवा द्वारा एक स्वदेशी संगम का निर्माण किया गया। ये दोनों संगठन थे जो स्वदेशी को बढ़ावा दे रहे थे। इसके अलावा स्वदेशी को लोकप्रिय बनाने के लिए परंपरागत लोक उत्सवों का उपयोग किया जाता था। जैसे परंपरागत लोक उत्सव, जैसे महाराष्ट्र में गणपति, शिवाजी उत्सव, ये सब महाराष्ट्र में आयोजित किया जाते थे और इसमें स्वदेशी आंदोलन को अपनाए मजबूत बनाने के लिए जोरदार तरीके से पहले की जाती थी। इसका जो लीडर मुंबई में थे वो बाल गंगाधर तिलक थे। ठीक, और बंगाल में बहुत सारे नाट्यशालाएँ थी जहाँ पे नाटक किए जाते थे। उन नाट्यशालाओं के माध्यम से ही स्वदेशी आंदोलन को आगे बढ़ाने की बात और तरह तरह के मूवमेंट चलाए जा रहे थे। स्वदेशी आंदोलन में एक सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन स्वदेशी शिक्षा के क्षेत्र में था। स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव जब ये हुआ, उस समय पता है आपको कि 1854 का वुड डिस्पैच आ चुका था, हंटर कमीशन आ गया था 82 में, विश्वविद्यालय कमीशन भी 1904 में आ चुका था। तो एक तरह से पूरी तरह से पाश्चात्यकरण चल रहा था शिक्षा का। तो जब स्वदेशी आंदोलन चला हुआ तो एक नए तरह की मूवमेंट भी चला था, उसको स्वदेशी शिक्षा मूवमेंट कहते हैं। यानी कि हम राष्ट्रीय स्कूलों में, जो नेशनल स्कूल्स हैं जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंतर्गत स्थापित किए गए हैं, उसमें स्टडी नहीं करेंगे, हमारे खुद के इंडियनों द्वारा जो स्थापित संस्थान है उसमें हम स्टडी करेंगे। इसलिए टैगोर ने एक शांति निकेतन की स्थापना की थी और इसी से प्रेरित होकर के नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई थी, जो कि स्वदेशी स्कूल थे, स्वदेशी कॉलेज थे। इसमें लोगों ने दाखिला लेना बहुत बड़े पैमाने पर दाखिला भी लिया था। ठीक है, बंगाल में बहुत सारे टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स की भी स्थापना की गई, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन की भी स्थापना की गई। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि स्वदेशी शिक्षा का भी बहुत व्यापक स्तर पर प्रसार देखने को स्वदेशी मूवमेंट के समय मिला था।
चूँकि आपको पता है कि स्वदेशी का मतलब अपने देश में बने हुए उत्पाद को इस्तेमाल करना और विदेशियों का बहिष्कार करना, तो जाहिर सी बात है कि स्वदेशी उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा। इसमें जैसे छोटी छोटी चीज़ें जैसे कपड़ा, साबुन, माचिस, ठीक है, बैंक, कारखाने, बीमा कंपनियां इत्यादि भारतीयों द्वारा बनाया गया, ठीक है। इसी तरह से वी.ओ. चिदम्बरम चूँकि बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्होंने एक वहाँ पे एविएशन इंडस्ट्री भी बनाई थी तमिलनाडु में। तो ये थे भारतीय स्वदेशी चीज़ों का स्वदेशीकरण हुआ और देसी कंपनियों का बहुत व्यापक स्तर पर स्थापना हुई। ये हमने देखा इंडस्ट्री के क्षेत्र में। नेक्स्ट इसका प्रभाव देखेंगे सांस्कृतिक जगत पर, क्या इसका प्रभाव पड़ा। तो सांस्कृतिक जगत में बात करेंगे तो रविंद्रनाथ टैगोर ने इसी समय अमार सुनार बंगला नामक एक गीत लिखा था। लोकप्रिय गीत, बहुत ज़्यादा इसको लोकप्रियता मिली थी और बाद में जब 1971 में बांग्लादेश अलग देश बना था तो इसी को वहाँ का राष्ट्रीय गीत भी के रूप में स्वीकार किया गया। सुब्रमण्यम भारती थे तमिलनाडु के, इन्होंने सुदेश गीतम नामक एक बहुत लोकप्रिय कविता लिखी थी। चित्रकला के क्षेत्र में नंदलाल बोस तथा रविंद्रनाथ टैगोर दोनों ने ज़बरदस्त तरीके से ख्याति अर्जित की। रविंद्रनाथ टैगोर ने उसमें पता है कि ब्रिटिश के साथ बहुत सारे ऐसे पेंटर्स और चित्रकार आए थे जो कि नए तरीके की चित्रकारी लेके आए थे, अत्याधुनिक चित्रकारी। लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर ने अजंता की गुफाओं तथा मुगलों के द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स को अपना आधार बनाया और एक तरह से दिखाने की कोशिश की कि स्वदेशी कितना महत्वपूर्ण है। इन्होंने पूरी तरीके से ब्रिटिश प्रभुत्व को, वर्चस्व को तोड़ दिया था पेंटिंग के क्षेत्र में। बहुत सारी पेंटिंग्स इन्होंने बनाई थी जो कि जिसकी प्रेरणा अजंता की गुफाओं तथा मुगलकालीन चित्रकलाओं से ली गई थी। विज्ञान के क्षेत्र में हम देखेंगे प्रफुल्ल चंद्र राय हैं, जगदीश चंद्र बसु हैं, इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे आविष्कार किए जिसकी ख्याति पूरे विश्व में देखने को मिली। तो ये थे स्वदेशी आंदोलन के सांस्कृतिक जगत पर प्रमुख प्रभाव, आप देख सकते हैं। इसी समय एक छोटा सा नोट आप देखेंगे कि ढाका के नवाब सलीमुल्लाह हैं, उस समय वो बंगाल विभाजन का समर्थन करते हैं, ठीक है, और कांग्रेस के विरोधी मर्जे के रूप में ढाका में 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना करते हैं, ठीक है। तो ये एक छोटा सा इवेंट आप देख लीजिएगा, 30 दिसंबर 1906 मुस्लिम लीग स्टैब्लिश होता है, ठीक है। इस पूरे मूवमेंट तो पूरा चलता रहा, लगभग 1911 तक चला, लेकिन ठंडा पड़ गया था बीच में, उसकी बात अभी हम करेंगे। लेकिन हम बता दें आपको कि क्रांतिकारी जो चला था, ये जो स्वदेशी आंदोलन चला था, बंगाल विभाजन हुआ था उसके विरोध में, तो इसकी चरम परिणति जो हुई थी वो 1911 में दिल्ली दरबार लगा था, उसमें बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया, ठीक। इसका प्रमुख कारण बताया जाता है क्रांतिकारी आतंकवाद बहुत ज़ोरों से बढ़ गया था भारत में। हम पढ़ेंगे क्रांतिकारी आतंकवाद क्या है। तो हम देखेंगे कि बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया, 1911 में, कहाँ, दिल्ली दरबार आयोजित किया गया था वहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। अब हम सूरत विभाजन की बात आपसे किए थे, चूँकि उग्रवादी दल और उदारवादी दल दोनों एक दूसरे से मतभेद में आ गए थे, दोनों स्वदेशी और बहिष्कार को लेकर के, उसको प्रसार को लेकर के एक मतभेद की स्थिति में थे। तो उसकी चरम परिणति हम बताए थे सूरत के कांग्रेस विभाजन में होती है। तो इसका पृष्ठभूमि थोड़ा देख लेते हैं, क्यों सूरत विभाजन किया गया। देखो, कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में उग्रवादी दल यानी कि लाला लाजपत राय दल का यह चाहता था कि अधिवेशन नागपुर में हो। नागपुर में इसलिए क्योंकि तिलक जी का वहाँ पे वर्चस्व था, ठीक। तो वो चाहते थे कि अध्यक्ष तिलक बने या लाला लाजपत राय बने, ये चाहता था उग्रवादी दल जो एक्सट्रीमिस्ट गुट था, ठीक। ये कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 की बात कर रहे हैं जो दिसंबर 1907 में हुआ था। जबकि उदारवादी दल ठीक इसके उल्टा चाहता था, वो चाहता था अधिवेशन नागपुर में ना होकर के सूरत में हो और तिलक किसी भी कीमत पर अध्यक्ष ना बने, ये उदारवादी दल चाहता था, ठीक है। ये ध्यान देना आपको कि इस सूरत अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो रास बिहारी घोष थे, ठीक है। आप ध्यान देंगे, वो कब बने बताएंगे अभी आपको, ठीक है। तो ये दोनों पर मतभेद हो गया, फलस्वरूप हुआ क्या, कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो जाती है, ठीक है। कांग्रेस पर उग्रवादियों का वर्चस्व स्थापित हो जाता है कुछ हद तक, ठीक, जिनका लक्ष्य ब्रिटिश सीमा में रहकर स्वशासन प्राप्त करना। इसके लिए संविधान, सॉरी, ये उग्रवादी नहीं है, यहाँ उदारवादी होना चाहिए, यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है। उग्रवादी दल, चूँकि उग्रवादी दल अलग होता है, वो उनसे मतभेद रखता है, उग्रवादी दल अलग हो जाता है, तो उस पर उदारवादी दल यानी कि मॉडरेट ग्रुप का प्रभाव पड़ता है और उनका सेम वही अप्रोच रहता है जो पहले रहता है, ठीक। संवैधानिक तरीके से मांगना और आंदोलन करना इत्यादि सब चीज़ें देखेंगे हम। तो इस तरह से विभाजन हम देखते हैं सूरत का बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि कांग्रेस दो धड़ों में यहाँ पे विभाजन हो जाता है कांग्रेस का। इस बीच में हम देखते हैं एक और सुधार, महत्वपूर्ण सुधार है ब्रिटिश इतिहास के उसमें, यह है मार्ले मिंटो सुधार। यहाँ मिसप्रिंट हुआ है, मार्ले मिंटो हैं ये, ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार।
मिंटो जो हैं तत्कालीन वायसराय हैं और मार्ले भारत के सचिव हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया हैं, ये ध्यान रखना आपको। और सुधार 1919 में होता है। ये सुधार क्यों कहा गया? सुधार का मेन लक्ष्य ये था, अंग्रेज ये देख रहे थे कि उग्रवादी और उग्रवादियों में मतभेद हो चुका है, ठीक, और इसको मतभेद को और गहरा करना चाह रहे थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर आगे जाकर के ये लोग एक हो जाएं और फिर राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाएं। तो पहले तो इनके तोड़ना था, और दूसरी चीज़ है कि भारत की जनता को ये दिखाना चाहते थे, हालांकि ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन प्रतीक के तौर पे ये दिखाना चाहते थे। क्या दिखाना चाहते थे? कि हम आपके सुधारों के प्रति बहुत जागरूक हैं, हम सुधार चाहते हैं। तो इसके प्रमुख प्रावधान की हम बात कर लेते हैं। तो पहला प्रावधान इसका है, प्रांतीय और केंद्रीय विधान परिषदों का विस्तार किया गया, जिसमें गैर सरकारी सदस्य का मतलब जो ब्रिटिश के लोग, ब्रिटिश सरकार के सदस्य नहीं हैं, भारत के लोग, स्थानीय लोग हैं, उनकी संख्या का बहुमत था। केंद्रीय व्यवस्थापिका में 69 सदस्य को रखा गया, बढ़ा दिया गया, और राज्य की व्यवस्थापिका की भी संख्या बढ़ाई गई, लेकिन उनकी संख्या अलग अलग थी, उसको याद करने की आपको जरूरत नहीं है। लेकिन ये ध्यान देना है कि व्यवस्थापिका जो थी, केंद्रीय और राज्य स्तर दोनों स्तर पे सदस्यों की संख्या को बढ़ा दिया गया था, पहला प्रावधान। दूसरा प्रावधान हम देखेंगे कि केंद्रीय तथा प्रांतीय दोनों परिषदों में मुस्लिम जनसंख्या के अनुपात से अधिक क्या किया गया? प्रतिनिधित्व दिया गया। यहीं से फूट डालो, डिवाइड एंड रूल, मुस्लिम और हिंदू के बीच में डिवाइड करने की नीति पे ब्रिटिश सरकार आगे पूरी मुखरता से बढ़ती है, और मुस्लिमों के जनसंख्या का अनुपात से अधिक प्रतिनिधित्व दे देती है। किसमें? 1909 के अधिनियम में, ठीक है। इसके अलावा छोटा मोटा सुधार और हुआ, जैसे व्यवस्थापिका जो थी, लेजिस्लेचर थी, उसमें अधिकारों में, जैसे वो सदस्य थे, उनके अधिकारों में वृद्धि कर दी गई। जैसे आर्थिक प्रस्ताव पर बहस करना, संशोधन प्रस्ताव रखना, कुछ विषयों पर मतदान करना, प्रश्न पूछना, पूरक प्रश्न पूछना, सार्वजनिक हित के प्रस्ताव को प्रस्तुत करना इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण सुधार भी किए गए थे, ठीक। चौथा देखते हैं क्या प्रावधान है। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी, यानी कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। गवर्नर जनरल देखिए, ध्यान दीजिए, गवर्नर सिर्फ प्रांत का होता है, गवर्नर जनरल केंद्र में एक ही होता है। तो उसकी कार्यकारिणी परिषद में एक भारतीय सदस्य को नियुक्त करने की व्यवस्था की गई। इसके पहले ये व्यवस्था नहीं थी, एक भारतीय सदस्य नियुक्त करने की व्यवस्था की गई, और जो पहले सदस्य थे उनका नाम था सत्येंद्र सिन्हा, ठीक, ये ध्यान रखिएगा आप। गांधी जी ने एक टिप्पणी की थी मार्ले मिंटो सुधार पर, कहा था कि मार्ले मिंटो सुधार ने हमारा सर्वनाश कर दिया है। ये स्टेटमेंट कभी कभी पूछता है हमारा कि इस स्टेटमेंट को किसने कहा था। तो मार्ले सुधार ने हमारा सर्वनाश कर दिया, गांधी जी ने कहा। को पता है ये क्यों सर्वनाश किया? क्योंकि उन्होंने मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व दिया, जिसकी वजह से आगे सांप्रदायिकता की लहर और तेज हो गई थी भारत में। ये हो गया मार्ले मिंटो सुधार। अब हम देखते हैं क्रांतिकारी गतिविधि क्या रही। देखिए, क्रांतिकारी गतिविधि का मतलब हम बताएंगे थोड़ा सा आपको ब्रीफ में। 1907 से 1917 के बीच के पीरियड को क्रांतिकारी गतिविधि कहा जाता है। हुआ क्या? 1907 का सूरत विभाजन हो गया है, उग्रवादी दल अलग है, उदारवादी दल अलग है। उग्रवादी दल के तिलक जी, और ये तिलक जी को पकड़ करके उनको केस चलाया जाता है, और केस के बाद उनको जेल में डाल दिया जाता है। बिपिन चंद्रपाल, अरविंदो घोष, ये सारे उग्रवादी दल के हैं, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के हैं। बिपिन चंद्रपाल, अरविंद घोष सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले चुके हैं। उदारवादी दल निष्क्रिय हो चुका है। यानी कि कांग्रेस के विभाजन के बाद भारत में राजनीतिक वैक्यूम की स्थिति, निर्वात की स्थिति पैदा हो गई। तो तत्कालीन युवा जो था वो सोच रहा था कि आखिर राष्ट्रीय आंदोलन को आगे कैसे बढ़ाया जाएगा, ब्रिटिश हमें स्वतंत्रता कैसे देंगे। तो उन्होंने पाया मौके पे कि न तो उग्रवादी दल न तो उदारवादी दल इस हितों को आगे लेके बढ़ने में सक्षम है, इसलिए हमको क्रांतिकारी गतिविधियों से ब्रिटिश सरकार पर यह दबाव बनाने की ज़रूरत है, ताकि विवश हो जाए ब्रिटिश गवर्नमेंट हमको स्वतंत्रता देने में। ये पृष्ठभूमि है, और यहीं से क्रांतिकारी गतिविधि का जिक्र आना शुरू होता है। और हम देखेंगे कि क्रांतिकारी गतिविधि किस तरह से 1907 से 1917 के बीच में भारत में अपने चरम पर पहुंची, ठीक। कार्यक्रम देखते हैं क्रांतिकारी आतंकवाद का। सबसे पहला कार्यक्रम ये कहता है हिंसा करना, यानी कि वायलेंस करके परेशान करना, ब्रिटिश अधिकारियों एवं समर्थकों की हत्या करना, डकैती डालकर धन एकत्रित करना, और सरकार विरोधी सैनिक हथकंडे अपना, ये गलत है, हथकंडे करना, सरकार विरोधी सैनिकों को भड़का करके उनके खिलाफ विद्रोह करा देना इनका मेन था। कुल मिलाकर इनका स्टेप्स तो था वो हिंसात्मक था, क्रांतिकारी था, ठीक है, और कहीं न कहीं हिंसा का ज़्यादा इसमें इस्तेमाल किया जाता था। इनका ये प्रमुख कार्यक्रम था, और इनका मानना था कि अब चूँकि दोनों माध्यम जो पहले उग्रवादी उदारवादी चलाते थे वो क्या है, अप्रासंगिक हो गए हैं, इसलिए अब हम इस माध्यम से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्रांतिकारी गतिविधि का जब इतिहास की बात करते हैं तो हम बंगाल में देखते हैं कौन कौन सी क्रांतिकारी गतिविधियाँ हुई। सबसे पहले भद्रलोक समाज माना जाता है, बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियों का समाज शुरू किया था। दूसरा था अनुशीलन समिति, इसकी स्थापना 1902 में। देखिए जो इम्पोर्टेंट है उसको
हम डेट वाइज बताएंगे आपको, बाकी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने आपको बता दिया। लेकिन भद्रलोक समाज इसलिए बता दिया क्योंकि बंगाल में पहली क्रांतिकारी सभा मानी जाती है ये, ठीक है। तो अनुशीलन समिति 1902, इसके 2 शाखाएं बनाई गई। पहली शाखा ज्ञानेंद्र नाथ बसु मिदनापुर में बनाते हैं, दूसरा है पी मित्रा ने कोलकाता में, यानी कि पी मित्रा और ज्ञानेंद्र नाथ बसु मिदनापुर और कोलकाता में इसकी स्थापना करते हैं। यानी जो कोलकाता वाली शाखा थी पी मित्रा वाली, ये देखिए, इसकी स्थापना में जितेंद्र नाथ बनर्जी तथा वरिंद्र कुमार घोष ने भी सहयोग किया था, ठीक। इसके अलावा देखेंगे कि वारिंद्र कुमार घोष जो थे, वारिंद्र कुमार घोष तथा भूपेंद्र नाथ दत्त, इन दोनों ने मिलकर के 1906 में एक पत्रिका निकाला था जिसका नाम युगांतर था। इसके माध्यम से वो क्रांतिकारी विचारों को आगे बढ़ाते थे। ये साप्ताहिक पत्रिका थी। बाद में युगांतर के प्रमुख लेखों को, इसमें जो लेख निकलते थे उसको इकट्ठा करके एक किताब या छापी गई उपन्यास, उसका नाम था मुक्ति कौन पाथे या मुक्ति किस रास्ते। ये बड़ा चर्चित उपन्यास रहा बाद में, ठीक है। बंगाल का हम देख रहे हैं। आगे देखते हैं 1908 में बंगाल में, 1908 में मुजफ्फरपुर जिला, देखिए बिहार का तत्कालीन मुजफ्फर जिला बंगाल में ही था, ठीक है। तो मुजफ्फरपुर जिले में 1908 में न्यायाधीश थे किंग्सफोर्ड, उस समय मुजफ्फरपुर के जिले के न्यायाधीश थे। उनकी हत्या करने के उद्देश्य से खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल चाकी ने उनकी गाड़ी पर बम फेंक दिया था। देखिए इनकी गतिविधि एकदम हिंसात्मक है। खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल चाकी ने इनकी गाड़ी पर बम फेंका, लेकिन गलती से बम केनेडी की गाड़ी पर मिला जो उनके साथी थे। इसमें एक महिला और कुछ लोगों की मृत्यु भी हुई थी। बाद में खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई, लेकिन प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली थी, ठीक है। आगे देखते हैं कि वारिंद्र कुमार घोष और अरविंद घोष को पकड़कर अलीपुर षड्यंत्र केस का अभियोग चलाया जाता है, क्योंकि उस समय कुछ ये लोग, अंग्रेजों ने छापा मारा था, कुछ पता चला था कि ये हथियार इकट्ठा कर रहे हैं और हथियार वाकई में बरामद हुए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तो चूंकि वरिंद्र कुमार घोष और अरविंद घोष क्रांतिकारी थे, इनको पकड़ करके अलीपुर षड्यंत्र केस के अंतर्गत अभियोग चलाया गया, ठीक है। इसमें हुआ क्या था, जब ये अभियोग चल रहा था तो तत्कालीन डीएसपी, एपीओ तथा एक सरकारी गवाह था नरेंद्र गोसाई, उसकी हत्या कर दी गई थी। ये क्रांतिकारी गतिविधियों की देख रहे हैं आप। यानी बंगाल में ये महत्वपूर्ण क्रांतिकारी गतिविधियाँ थीं जो अभी तक हमने आपको बताई। अब शुरू करते हैं महाराष्ट्र में क्रांतिकारी गतिविधियाँ, ठीक है। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में तिलक के मराठा और केसरी, देखिए मराठा इंग्लिश पे छपती थी, केसरी मराठी भाषा में, ये ध्यान देना आपको, ठीक। मराठा इंग्लिश में और केसरी इंग्लिश भाषा में छपती थी। इसके माध्यम से इन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों का जमकर समर्थन किया था। 2 पत्रिकाएं हैं ये तिलक जी की। इसके अलावा एक परांजपे ने लिखा था द कॉल, उसमें भी इन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों का जमकर समर्थन किया। उसी समय महाराष्ट्र में बी डी सावरकर और उनके भाई थे गणेश दामोदर सावरकर, इन्होंने 1904 में एक संगठन बनाया था जिसका नाम मित्र मेला था। मित्र मेला उसका नाम था, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा स्क्रॉल हो गया है। हाँ देखिए, मित्र मेला गठन किया गया और इसी संस्था को 1909 में परिवर्तित कर करके अभिनव भारत नामक संस्था बना दिया गया, ठीक है। इसी संगठन ने मिल करके नासिक के एक जज थे, जिला मजिस्ट्रेट थे एक्चुअली, जैक्सन की हत्या भी कर दी थी। बाद में नासिक षड्यंत्र केस के नाम से सावरकर पर मुकदमा भी चला था, ठीक है। ये थे मुंबई के कुछ क्रांतिकारी घटनाएं। अब पंजाब की क्रांतिकारी घटनाओं की बात करें तो पंजाब में विद्रोह का प्रमुख कारण जानते हैं, अकाल था, जमींदारों का शोषण और भू राजस्व में वृद्धि आदि थी। लेकिन फिर भी वहाँ आतंकवादी गतिविधियाँ कुछ न कुछ राष्ट्रवादी आंदोलन से प्रभावित जरूर थीं। वहाँ पे एक प्रमुख समाचार पत्र नाम था उसका पंजाबी, इसने वहाँ की क्रांतिवादी गतिविधियों को लेखों के माध्यम से आगे बढ़ाया था, ठीक है। एक महत्वपूर्ण संगठन वहाँ बना था, उसका नाम था अंजुमन ए मोहसिबान ए वतन, अंजुमन ए मोहसिबान ए वतन। इसका गठन लाहौर में किया गया था और गठन कौन किया था, सरदार भगत सिंह के चाचा जी थे, उनका नाम था अजीत सिंह। इन्होंने इस संगठन का गठन किया था, इसी के माध्यम से क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाया था। बाद में इसी अजीत सिंह ने भारत माता नामक एक पत्रिका का भी प्रकाशन किया था जिसमें क्रांतिकारी लेखों के माध्यम से लोगों को उद्वेलित करते थे। नेक्स्ट देखते हैं दिल्ली में क्रांतिकारी गतिविधियाँ। दिल्ली में सबसे महत्वपूर्ण जो क्रांतिकारी गतिविधि हुई थी 30 दिसंबर 1912। वायसराय तत्कालीन कौन थे, वायसराय उस समय शायद लॉर्ड हार्डिंग थे, देखना पड़ेगा इसको, ठीक है। गाड़ी पर बम फेंका गया जिसमें प्रमुख भूमिका रासबिहारी बोस और किसका था, सचिंद्र सन्याल, 2 लोग थे, सचिंद्र सन्याल, रासबिहारी बोस, इन लोगों का प्रमुख भूमिका थी। बम फेंका था और इसको दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है, इनके ऊपर मुकदमा चलाया गया था, ठीक है। दिल्ली का ख़त्म हो गया। ये देखिए भारत में हमने क्रांतिकारी गतिविधियों को बताया। अब होता क्या है कि इस क्रांतिकारी गतिविधि का जो संचालन चल रहा होता है वे सिर्फ भारत में ही सीमित नहीं रहते हैं, भारत के बाहर
रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ अब्रॉड इंडिया में भी बहुत सारी चली, जिसमें इंग्लैंड की हम अगर जिक्र करें कि इंग्लैंड में कौन कौन सी ऐसी गतिविधि चल रही थी, तो सबसे महत्वपूर्ण इंग्लैंड की गतिविधि की बात करेंगे तो वहाँ का नेतृत्व श्यामजी कृष्ण वर्मा, विनायक दामोदर सावरकर, जो वीडी सावरकर वही नासिक खड़ेंद्र केस वाले पी मित्रा के संस्थापक हैं, मदन लाल ढींगरा, लाला लाजपत राय, ये लोग लंदन में रह करके इंग्लैंड में क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ा रहे थे। इसी क्रम में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में एक समिति का स्थापना किया, उसका नाम था स्वशासन समिति, जिसे लोकप्रिय रूप से इंडिया हाउस भी कहा जाता था। इसकी स्थापना की और इसी के माध्यम से लोग अपने क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाते हैं। इस समिति का प्रमुख उद्देश्य था अंग्रेजों को आतंकित करना तथा स्वराज प्राप्त करना, ठीक है। और अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाने की इन्होंने एक पत्रिका जिसका नाम सोशोलॉजिकल था, उसका भी प्रकाशन किया था, ठीक। तो हमने देखा स्वशासन समिति श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा स्थापित, ये महत्वपूर्ण भूमिका इंग्लैंड में निभाई थी। उसी क्रम में हम आपको बताए हैं कि यहाँ का नेतृत्व कौन कौन था, श्यामजी कृष्ण वर्मा, विनायक दामोदर सावरकर और मदन लाल ढींगरा भी थे। तो मदन लाल ढींगरा ने एक 1909 में एक वहाँ पे कर्नल थे वाइली, एक मिसप्रिंट हो गया, कर्नल वाइली थे, उनकी हत्या कर दी थी, ये भी बहुत चर्चित रहे थे। नेक्स्ट हम अब्रॉड में देखेंगे फ्रांस में एम.आर. राणा थे, भीकाजी कामा रुस्तम, ये लोग फ्रांस में एक्टिव थे, ठीक है। उसी तरह अमेरिका और कनाडा में भी कुछ एक्टिविटी चल रही थी। तो अमेरिका और कनाडा में देखेंगे हम, अमेरिका में लाला हरदयाल ने 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को, एक जगह है सैन फ्रांसिस्को, वहाँ पे गदर पार्टी की स्थापना की। किसने की? लाला हरदयाल ने 1 नवंबर 1913 को, ठीक है। ये जो पार्टी बनी थी वहाँ पे क्रांतिकारी गतिविधियों को लीड करने के लिए बनाई गई थी। इसी पार्टी ने 1857 की स्मृति में गदर नामक एक पत्रिका का भी प्रकाशन किया था, ठीक। इसी गदर पार्टी ने गदर आंदोलन को शुरू किया था, यानी कि गदर आंदोलन शुरू किया था, जिसका उद्देश्य क्या था? अंग्रेज अधिकारियों की हत्या, साम्राज्य विरोधी साहित्य का प्रकाशन ताकि साम्राज्य के चेहरे को उजागर किया जा सके, विदेशों में नियुक्त भारतीय सैनिकों के मध्य कार्य करना तथा उनसे हथियार प्राप्त करना और उन हथियारों को लेकर के क्रांतिकारियों के मध्य डिस्ट्रीब्यूट करना, वितरित करना तथा सभी उपनिवेशों में विद्रोह को प्रारंभ करना। ये इतनी बड़ी गदर पार्टी की योजना थी जो कि काफ़ी क्रांतिकारी थी और बहुत ज़्यादा एक्टिव थी वहाँ पे सैन फ्रांसिस्को में, ठीक है। इसी बीच में एक छोटा सा प्रकरण हम देखेंगे, इंटरेस्टिंग है, कामागाटा मारू प्रकरण इसको बोला जाता है। अभी समझेंगे आप इतना टेढ़ा नाम क्यों है। देखिए, पंजाब के क्रांतिकारी थे, उनका नाम था बाबा गुरुदित्ता सिंह। क्या नाम था? बाबा गुरुदित्ता सिंह। इन्होंने जापान की एक जलपोत जिसका नाम था कामागाटा मारू, उसी का ये नाम है, उसी पे प्रकरण को कामागाटू मारू प्रकरण बोला जाता है। तो जापान के जलपोत कामागाटा मारू को भाड़े पर लिया और इनका उद्देश्य ये था कि यहाँ के कुछ लोगों को लेकर के कनाडा और यूएसए में पहुँचाया जाए और दिखाया जाए कि स्वतंत्रता क्या होती है, और जब ये वहाँ पे स्वतंत्रता का स्वाद चख लें तो इनको भारत में ले आया जाए वापस और इनको क्रांतिकारी गतिविधियों में लगाया जाए। मतलब ये इंस्पिरेशन देने के लिए इनको वहीं ले जाना चाहते थे। तो इन्होंने यही जहाज़ कामागाटा मारू भाड़े पर लिया और 351 पंजाबी तथा 21 मुसलमान यात्रियों के साथ सिंगापुर से वैंकूवर के लिए निकल पड़े, ठीक, निकल पड़ते हैं ये। लेकिन कनाडा सरकार को इसकी भनक पता चल जाती है, ठीक है, और कनाडा सरकार ने इस जहाज़ को यहाँ उतरने की अनुमति नहीं दी। इस तरह मजबूर होकर के गाड़ी जो कामागाटा मारू था उसको वापस कोलकाता के बंदर पर लाया जाता है, जहाँ पे ब्रिटिश आर्मी और इस यात्रियों के बीच में मुठभेड़ होती है। कब होती है? 17 दिसंबर 1914 को, जिसमें गुरुदित्ता सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है और इसी भीड़ में 22 लोगों की मृत्यु भी होती है मुठभेड़ में। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग एक प्रकरण था। तो हमने ये देख लिया पूरी तरीके से आज का हमारा ये टॉपिक कामागाटा मारू प्रकरण तक हमने आज देखा। कल हम वीडियो जो शुरू करेंगे तो आपके इसके आगे का चरण क्या रहा, प्रथम विश्व युद्ध छिड़ जाएगा, उस समय भारत के राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा, लखनऊ पैक्ट पढ़ेंगे, ठीक, और फिर हम देखेंगे रौलट एक्ट, खिलाफत मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और 1919 के कुछ प्रमुख प्रावधान, ठीक है। तो आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और जो सजेशन हो वो भी दीजिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।